नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, माई सेल्फ जसमेर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम ईमैक्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन अम्बाला। प्यारे विद्यार्थियों, आज बीएड पार्ट 1 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र का जो फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यकाल एवं बालकों का विकास, इसके संदर्भ में इसकी जो सेकेंड यूनिट है उसके पार्ट्स हैं और उसमें जो पार्ट्स है उसमें कंटेंट है डेवलपमेंटल थ्योरीज। उसमें आपके पास 3 सिद्धांत दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला है ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको जीन पियाजे ने दिया। उसके बाद दूसरा सिद्धांत है आपके पास साइको सोशल डेवलपमेंट का सिद्धांत, जिसको एरिक्सन ने दिया। और एक तीसरा सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, दैट इज गिवन बाय गॉर्लबर्ग। इन तीनों सिद्धांतों को 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो आधारित है ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिससे जीन पियाजे ने दिया। प्यारे विद्यार्थियों, जीन पियाजे स्विस के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने अपना अधिकतर कार्य आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी पर किया। उन्होंने हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के प्रभाव को बच्चों पर जांचने के लिए अनेक अपने सिद्धांत दिए। बालक के विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव हो सकता है, वातावरण का क्या प्रभाव हो सकता है, इस बारे में उन्होंने काफ़ी अध्ययन किए। इसके बाद उनके शिष्य आए, उन्होंने भी बालक के संज्ञानात्मक विकास पर कार्य किया। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इस बारे में बात की है कि बालक किस प्रकार से ज्ञान सीखते हैं। इस संदर्भ में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ज्ञानात्मक विकास क्या है। इन जनरल वे, हमारे व्यवहार का वह पक्ष जिसमें विभिन्न प्रकार की बौद्धिक योग्यताएं शामिल होती हैं, जिसमें कल्पना करना, धारणा बनाना, समझना, प्रत्यस्मरण करना, तर्क वितर्क करना, ये सारी की सारी क्रियाएं हमारे ज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान का व्यवहार में प्रयोग करते हैं, तो वो ज्ञानात्मक पक्ष होता है, उसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि बच्चे जिस वास्तविक आयु के है उसके अनुसार यदि वो सीख नहीं पाते, धारणाओं को समझ नहीं पाते, तो हमारी एक धारणा होती है ज्ञानात्मक विकास सही नहीं हुआ। तो ज्ञानात्मक विकास से क्या अभिप्राय है? ऐसा विकास जो हमारी सोच समझ, बुद्धि, तर्क, कल्पना, धारणाओं से संबंधित है, उसे ज्ञानात्मक विकास कहते हैं। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में अनेक अवस्थाएं दी हैं और उन अवस्थाओं को एक क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करके ही विकास के चरणों को बताया है। जीन पियाजे ने बताया है कि ज्ञानात्मक विकास एक क्रम के अनुसार होता है। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में अनेक प्रकार के स्टेजेस है, अवस्थाएं हैं विकास की, जैसे शिशु काल है, बाल्यकाल है, किशोरावस्था है, फिर उसके बाद वयस्कावस्था है। लेकिन हमारा संबंध ज़्यादा किशोरावस्था तक रहता है, जो शिक्षण कार्य से संबंधित बच्चे हैं। तो उन्होंने बताया कि शिशु काल से लेकर किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था तक किस प्रकार से बालक जो है ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण पहलू भी दिए हैं जो हमें जानने अति आवश्यक है। सबसे पहले जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में एक वर्ड यूज किया है, ये अक्सर परीक्षा में भी आता है, उसे हम कहते हैं स्कीमा। नाम से स्पष्ट है, स्कीमा या स्कीम बनाना। स्कीमा से क्या अभिप्राय है? ऐसी बौद्धिक योग्यताएं हैं, ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है, बौद्धिक योग्यताएं। कहने का अभिप्राय, आपके ज्ञानात्मक पक्ष का वह पक्ष
जिसके में आपकी बौद्धिक योग्यताएं, कॉग्निटिव एबिलिटीज आती हैं, जिसमें आप किसी संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, बाहरी वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, पदार्थ के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहने का अभिप्राय ये है, आपके व्यवहार का वह पक्ष जो जिसमें आप बौद्धिक संरचनाएं करते हैं, बौद्धिक योग्यताएं शामिल होती हैं, जिन बौद्धिक योग्यताओं के द्वारा आप अपने वातावरण में एडजस्टमेंट होते हैं, उसे कहते हैं स्कीमा। इन जनरल वे स्कीम बनाते हैं आप कोई भी व्यक्ति अपने वातावरण में एडजस्टमेंट होने के लिए, समायोजन प्राप्त करने के लिए जिन बौद्धिक योग्यताओं का प्रयोग करता है, उसे हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमे का निर्माण दो तरह से होता है, एक हमारे पूर्व अनुभव और ज्ञान से पर निर्भर करता है, और दूसरे वर्तमान अनुभव और ज्ञान पर निर्भर करता है। दो प्रकार की सिचुएशन होती है, क्योंकि कोई भी बालक, प्याजे ने माना है, निष्क्रिय नहीं है, पैसिव नहीं है। प्रत्येक बालक जो है वो एक्टिव है। एक्टिव मतलब क्रियाशील है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ धारणाएं बनती हैं। वो क्या बनती है ये बाद की बात है, लेकिन कोई प्रत्येक बालक जो है वो एक्टिव है, क्रियाशील है। तो जब हम अपने वातावरण में एडजस्टमेंट होने के लिए या अपने पूर्व अनुभव और नए अनुभव दोनों को शामिल करके वातावरण में एडजस्टमेंट प्राप्त करते हैं, तो जिन योग्यताओं के द्वारा ये समायोजन होता है उसे हम स्कीमा कहते हैं। ऐसी बौद्धिक योग्यताएं जिनसे हम इस संसार के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ सीखते हैं, अपने वातावरण में एडजस्टमेंट स्थापित करते हैं, उसे कहते हैं स्कीमा। क्योंकि यदि हमने अपने वातावरण में सर्वाइव करना है, जीवित रहना है, परिस्थितियों का संघर्ष करना है, तो हमारी बौद्धिक क्षमताओं का विकास होना जरूरी है। हम प्रत्येक क्षण पर एक स्कीम लगाते हैं, अपनी बौद्धिक क्षमताओं से सोचते हैं, अपना जितना हमारा पूर्व का अनुभव है, नॉलेज है, ज्ञान है, किसी धारणा के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी और चीज के बारे में, तो जितनी भी हमारी बौद्धिक योग्यताएं हैं, निर्णय लेने की क्षमताएं हैं, या मेंटल स्ट्रक्चर है, इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर है, उसे प्याजे ने कहा है स्कीमा। वे बौद्धिक योग्यताएं जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, संसार को देखते हैं, संसार की व्याख्या करते हैं, या चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, मतलब सारी ऐसी योग्यताएं जो हमारी ज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ी हैं, उसे हम स्कीमा कहते हैं। उसके बाद उन्होंने एक और बात की, उसे कहते हैं अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। दूसरा वर्ड उन्होंने यूज किया जिसे हम कहते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है? एक ऐसी संरचना है जिसको प्रत्येक जीव जंतु व्यक्ति करता है। इस वातावरण में रहने वाला प्रत्येक जीवित व्यक्ति जो है एडेप्टेशन की प्रक्रिया को अडॉप्ट करता है, अनुकूलन करता है। अनुकूलन क्या है? जब हम अपने वातावरण में अपनी योग्यताओं के अनुसार दो प्रकार की क्रियाएं करके समायोजन प्राप्त करते हैं। या तो हम परिस्थितियों को बदलने के बाद एडजस्टमेंट होते हैं, या स्वयं को बदलने के बाद एडजस्टमेंट होते हैं। जब हमें वातावरण में संघर्ष करते हैं तो दो प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, या तो हम स्वयं को बदलें या अपने परिस्थितियां या वातावरण को बदलें, ताकि हम जो है सरवाइव कर सके। तो अनुकूलन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जंतु जो है वो समायोजन प्राप्त करता है, अपने एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट करता है। और एडजस्टमेंट कैसे? या तो वो अपनी एनवायरनमेंट की सिचुएशन को बदले, या फिर व्यक्ति स्वयं के चिंतन या स्वयं को बदले, उसे कहते हैं अनुकूलन। एक ऐसी परिस्थिति जिसमें व्यक्ति अपने वातावरण में एडजस्टमेंट, सामंजस्य स्थापित करता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। कहते हैं ना, कई बार एक बात आ जाती है कि वो माहौल मेरे अनुकूल नहीं है। जर्नल में हम बातचीत करते हैं कि वो माहौल मेरे अनुकूल नहीं है। कहने का अभिप्राय क्या है कि उस सिचुएशन में आप स्वयं को चेंज नहीं कर रहे, आपका जो पर्सपेक्टिव है, दिमाग का सोचने का नजरिया है, या पहले की जो नॉलेज है, जिस सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, या आप नए अनुभव नहीं लेना चाहते जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। तो दो तरह की बात हो सकती है, या तो उस सिचुएशन में आप ना जाओ, या उस सिचुएशन को बदलो, या अपने आप को बदलो। तो अनुकूलन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने सोच को या बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा अपने वातावरण में एडजस्टमेंट होता है,
उसे अनुकूलन कहते हैं। अब अनुकूलन में भी दो प्रक्रियाएं होती है, एक को कहते हैं हम आत्मसात, फर्स्ट वन इज असेमिलेशन, आत्मसात, और दूसरी है अकोमोडेशन, जिसे समायोजन या आत्म भंजन भी कहते हैं। बात करते हैं असेमिलेशन। आत्मसात क्या है? आत्मसात से अभिप्राय क्या है कि ऐसी परिस्थिति जो हमारे पूर्व ज्ञान में समायोजित हो जाती है। कहने का अभिप्राय क्या है कि हम किसी समस्या, किसी धारणा पे बात कर रहे हैं, उस समस्या या धारणा से संबंधित हमारे पहले पूर्व अनुभव क्या है, हमारा ज्ञान क्या है, और उस ज्ञान के आधार पर हम नए ज्ञान को एक्सेप्ट करते हैं। नई सिचुएशन में जो भी चीज अराइज हो रही है उसको स्वीकार कर लेते हैं, इसे कहते हैं आत्मसात। यानी दो परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित होना। आपकी बौद्धिक क्षमताएं जो कह रही है, आपका नजरिया, दृष्टिकोण जहां तक सोचता है, उसी प्रकार की परिस्थिति आपके सामने है। मतलब आप अपने पूर्व अनुभव और ज्ञान से नए ज्ञान या नई सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं या उस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो इसे कहते हैं आत्मसात। आप अपने पूर्व अनुभव और ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान, नई धारणा, नई समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड असेमिलेशन। इसे हम आत्मसात कहते हैं। पहली सिचुएशन का दूसरी सिचुएशन से कोरिलेशन, मतलब हमें यदि कोई चीज पता है, हमारे सामने जीवन में कोई समस्या आई, कोई घटना घटित हुई, कोई प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे या नॉलेज के बेस पे। यदि हमारा पूर्व का ज्ञान, पास्ट एक्सपीरियंस या जो हमारी नॉलेज है उस समस्या से रिलेटेड पहले की, उस चीज को लेकर हम जो समस्या आई है, यदि उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं या नया जो ज्ञान हमें मिलना है उस समस्या से रिलेटेड, पूर्व की जो बातचीत है उसी से संबंधित, उस धारणा से संबंधित जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन जो है हम पूर्व अनुभव के आधार पर नई सिचुएशन को भी हैंडल कर लेते हैं, नई जो प्रॉब्लम राइज हुई है उसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आत्मसात हो रहा है कि हम जो चाहते हैं, हमारी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं या हमें जितना पता है उसके अकॉर्डिंग हम उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं, या जो नया ज्ञान हमारे पास आ रहा है, नई सिचुएशन या नई प्रॉब्लम जो आ रही है, उसको हम पूर्व सिचुएशन के साथ जो है एडजस्टमेंट करते हैं। तो असेमिलेशन में क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं, देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन प्रीवियस नॉलेज एंड न्यू नॉलेज। आपका जो पुराना अनुभव है, आप इसमें असेमिलेशन में क्या बात कह सकते हैं कि पूर्व का जो आपका ज्ञान है उसमें नवीन ज्ञान जोड़ देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने पहले किसी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, जो आपने पहले कभी सीखा है, और उसी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बीच में आपके पास नई नॉलेज और नया एक्सपीरियंस है, उसको आप ग्रास्प कर लेते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड असेमिलेशन। परंतु ऐसा हमेशा नहीं होता। जब ये सिचुएशन होती है, आप जो है पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव के द्वारा नए ज्ञान या नए अनुभव को प्राप्त कर लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन की स्थिति। उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते, परंतु ऐसा हर बार संभव नहीं होता। इसके अपोजिट दूसरी कंडीशन भी हो जाती है। किसी समस्या के समाधान के लिए हमें पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान जो है नई समस्या का हल ढूंढने के लिए हमारी सहायता नहीं करता। तो अपोजिट स्थिति में क्या होता है कि जब हम पूर्व जो हमारा ज्ञान था, पास्ट जो एक्सपीरियंस थे, जो हमने सीखे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो हमारे काम नहीं आते। जब हम समस्या का नए तरीके से हल करते हैं या पुराने अनुभवों में चेंज करके नए ज्ञान को लेके जाते हैं, किसी समस्या के हल के लिए हमें नए तरीके से सोचना पड़ता है, वो जो सिचुएशन होती है दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। मैंने पहले बताया स्कीमा क्या है, कुछ बौद्धिक योग्यताएं हैं, ऐसी बौद्धिक योग्यताएं जिनके द्वारा हम किसी समस्या का हल ढूंढ लेते हैं, उसे जो है हम स्कीमा कहते हैं। परंतु कई बार यह सिचुएशन होती है कि जब हम नए परिस्थिति में आ जाते हैं, पूर्व का ज्ञान हमारा जो है कोई काम नहीं करता, पूर्व के ज्ञान से हमें कोई लाभ नहीं मिलता, तो हम परिस्थिति का या सिचुएशन का हल ढूंढने के लिए नए तरीके से सोचते हैं,
अपनी बौद्धिक संरचनाओं में परिवर्तन करते हैं। अपनी बौद्धिक संरचनाओं में परिवर्तन करने के लिए नए ज्ञान को लेते हैं और पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करते हैं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अकोमोडेशन। इस परिस्थिति को हम आत्मभंजन या समायोजन कहते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान का परिवर्तन, ये बड़ी सोचने की बात है। पूर्व ज्ञान का परिवर्तन नई परिस्थिति के अनुसार, नई परिस्थिति के साथ या नए ज्ञान के साथ। जब पूर्व जो हमारी नॉलेज है, पास्ट एक्सपीरियंस है, जब उससे समस्या का समाधान नहीं होता तो समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम नए तरीके से सोचते हैं, नए ज्ञान को अर्जित करते हैं, नए कौशलों को अर्जित करते हैं और पास्ट एक्सपीरियंस को भुला के उसकी जगह नए एक्सपीरियंस गेन करते हैं। दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। और जब हमारे पास असंतुलन होता है, जब हम अकोमोडेशन करते हैं, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम जो है डिसइक्विलिब्रियम होते हैं, संतुलन की स्थिति नहीं होती। इक्विलिब्रियम की स्थिति असिमिलेशन में होती है और डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति अकोमोडेशन में होती है। ये ध्यान देने योग्य बात है। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको 3 बातें बताई। पहली स्कीमा। स्कीमा क्या है? ऐसी बौद्धिक योग्यताएं, ऐसा ज्ञान या ऐसी क्षमताएं जिनके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं, इस संसार की व्याख्या करते हैं, इस ब्रह्मांड को जानने की नॉलेज करते हैं, जिसमें आपका धारणाओं का बनना, प्रत्यास्मरण करना, सूचनाओं को ग्रहण करना, उनकी व्याख्या करना, विश्लेषण करना। ऐसी बौद्धिक योग्यताएं जिनके द्वारा हम वातावरण में एडजस्टमेंट प्राप्त करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। उसके बाद मैंने बात की असिमिलेशन। जब आप पूर्व अनुभव और ज्ञान को नए अनुभव और ज्ञान के साथ जोड़ देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या नया ज्ञान लेने में आपको कोई समस्या नहीं आती, पूर्व ज्ञान के और अनुभव के आधार पर नए ज्ञान और अनुभव को आप ग्रहण कर लेते हैं, इसे कहते हैं असिमिलेशन या आत्मसात। परंतु कई बार हमारे पूर्व के अनुभव या पूर्व जो पास्ट नॉलेज है या हमारी जितनी सोच है, जहां तक हम सोच सकते हैं, किसी धारणा के बारे में हमने जो चीज पहले से धारण की है या सीखा है, उसके आधार पर नई सिचुएशन या नई परिस्थिति या नए ज्ञान का जो है सामंजस्य नहीं बैठता, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को चेंज करते हैं और नए अनुभव और नया ज्ञान जो है उस समस्या के बारे में लेते हैं। इसे कहते हैं अकोमोडेशन। साधारण सी बात, जब गणित का टीचर कक्षा में शिक्षण करता है, तो गणित का शिक्षण जब टीचर करता है, जैसे बच्चे ने पहले छोटी कक्षाओं में नंबर सिस्टम सीखा है, तो नंबर सिस्टम के आधार पर वो अंकगणित के जो अलजेब्रा के जो है वो टॉपिक जो है सॉल्व करता है। मतलब बच्चे को प्रीवियस जो नंबर सिस्टम है उसकी नॉलेज है, उस प्रीवियस नंबर सिस्टम या नॉलेज या एक्सपीरियंस के बेस पे वो नए सिचुएशन अलजेब्रा के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो और आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन, उनको सोल्यूशन जो है ढूंढ लेता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दैट इज कॉल्ड असिमिलेशन। इसके अगेंस्ट बच्चे ने नंबर सिस्टम सीखा है, लेकिन जब आप उसको ज्योमेट्री की ओर लेके जा रहे हो, तो नंबर सिस्टम से जो है ज्योमेट्री का सोल्यूशन बच्चा नहीं करता। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, इन समस्याओं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बच्चा जो है पास्ट एक्सपीरियंस प्रयोग नहीं करता। वो नए तरीके से, यदि उसको नए तरीके से बताया जाएगा, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए, ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नए तरीके से सोचेगा, नया ज्ञान अनुभव करेगा, और जो पुराने उसके एक्सपीरियंस है, जो न्यूमेरिकल सिस्टम है, वो यहाँ काम नहीं आ रहा, उनको रिमूव करके ज्योमेट्री सीखने के लिए उसने नए अनुभव लेने पड़ेंगे, ताकि वो उस प्रॉब्लम को, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को कर सके। दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो बच्चा यदि प्रीवियस पूर्व के ज्ञान या अनुभव के आधार पर नई परिस्थिति या नए सिचुएशन में सामंजस्य स्थापित कर लेता है, तो असिमिलेशन है। यदि उसको समस्या का सामना करना पड़ता है और वो अपने पूर्व के अनुभव चेंज करता है नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। और इन दोनों प्रकार की क्रियाओं में बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग होता है। असिमिलेशन में व्यक्ति संतुलन में होता है, क्योंकि उसकी बौद्धिक क्षमताओं से समस्या का हल ढूंढ लेता है। परंतु जब असंतुलन की स्थिति होती है, वो अकोमोडेशन में होती है। व्यक्ति के पूर्व अनुभव कोई काम नहीं आते, वो उसकी बौद्धिक क्षमताओं की सोच में और समस्या में जिसका सोल्यूशन ढूंढना डिसइक्विलिब्रियम होता है। अपने दिमाग से सोच के उसका समाधान नहीं होता, नए तरीके से सोचता है, नए अनुभव गेन करता है। दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी कुछ मुख्य बातें मैंने आपको बताई। उसके बाद
जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में कुछ अवस्थाओं के बारे में बताया है, वो उन अवस्थाओं पर चर्चा करते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में लगभग कुछ अवस्थाओं की बात की है, स्टेजेस की बात की है, जिस पे हम बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से बच्चे जो हैं ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो इसमें जीन पियाजे ने कुछ मुख्य अवस्थाओं की बात की है। उन अवस्थाओं के बारे में मैं आपको बताता हूं, किन किन स्टेजेस के बारे में इन्होंने बात की है। तो जीन पियाजे ने सबसे पहले बात की है, उसकी उन्होंने अपने सिद्धांत में जो है 4 अवस्थाओं की बात की है कि ज्ञानात्मक जो विकास है उसमें हम 4 जो है स्टेजेस होती हैं। बच्चा शिशु काल से लेकर किशोरावस्था तक किस प्रकार से 4 सिचुएशन में सीखता है। तो सबसे पहली जो स्टेज उसने बताई ज्ञानात्मक विकास की, उसे कहते हैं ज्ञानेंद्रिय अवस्था। इसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज या ज्ञानेंद्रिय अवस्था। ज्ञानेंद्रिय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। प्यारे विद्यार्थियों, जब बच्चे की आयु 0 से 2 वर्ष होती है, अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस, पियाजे ने बताया है कि जब बच्चा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होता है, उसका ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम या ज्ञान अर्जित करने का तरीका जो है वो सेंसेस होती है, डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस होती है। इसमें 2 प्रकार की क्रियाएं उन्होंने बताई। एक क्रिया उन्होंने बताई है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, सहज क्रियाएं। एक उसने बात की सहज क्रियाएं यानी रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिएक्शन या वो क्रियाएं जो ऑटोमेटिक है, जिसे हम गामक क्रियाएं भी कहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज भी कहते हैं। जैसे बच्चे का आंख झपकना, हाथ हिलाना, कुछ ऑटोमेटिक जो नर्वस सिस्टम से जो एक्शंस होते हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष का पीरियड है। बच्चा इस संसार को सेंसेस के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। इसमें सहज क्रियाएं होती हैं और इसके बाद एक और इसमें क्रिया होती है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेशन। ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस अवस्था में बच्चा 0 से 2 वर्ष तक ज्ञानात्मक विकास का प्रारंभ अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करता है। जैसे जैसे वो अलग अलग मंथ्स में उसकी एज बढ़ती है, उसी प्रकार से उसके ज्ञानात्मक सीखने की जो क्रिया है, उसकी जो सेंसेस है उसी प्रकार से काम करती हैं। प्रारंभ में बच्चा कोई भी वस्तु आप दोगे उसकी सकिंग करेगा, उसकी सकिंग करके उस चीज के बारे में जानता है। धीरे धीरे उसका ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। पेरेंट्स उसके सामने आते हैं, वो जिन जिन जो चीजें उसके आंख में, उसके सामने जो दिखाई देती है, उसकी सेंसेस के सामने होता है, उनके बारे में उसकी नॉलेज जो है बनती चली जाती है। इस अवस्था में बच्चा ज्ञानात्मक विकास के सबसे लो लेवल पे होता है। यहाँ पर उसको जो है केवल और केवल जो उसकी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित चीजें हैं, सेंसेस जो उसको टच में आएगी, उससे संपर्क में आएगी, उन चीजों का जो है ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो अंतिम लास्ट ईयर में पहुंचता है, सेकेंड ईयर में पहुंचता है, तो वो जो है वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाना स्टार्ट कर देता है। इस अवस्था में वो प्रत्येक व्यक्ति को, यदि उसको मम्मी पापा वो समझता है, तो सभी जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा उसको उसी प्रकार की फीलिंग वो लेगा, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है। तो पहले जो सेंसरी मोटर स्टेज है, ज्ञानेंद्रिय अवस्था में सहज क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, वस्तु स्थायित्व जिसे हम ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। इसके अलावा व्यक्ति जो बच्चा जो है वो एक्शन करता है, क्रियाएं करता है, हाथ हिलाना, किसी चीज को शकिंग करना, झूला हिलाना, या कोई और वस्तु उसको दे दो उसको फेंकना, उससे साथ क्रीड़ा करना, उसको मुंह में डाल लेना, उसको पकड़ के धीरे धीरे जो है वो अपनी सेंसेस के माध्यम से जो है नॉलेज गेन करता है पहली स्टेज में। तो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसे कहते हैं पूर्व क्रियात्मक अवस्था। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की आयु होती है। इसमें अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेजिनेशन। इस अवस्था में बच्चों का भाषा का विकास प्रारंभ होने लगता है।
जैसे ही 2 साल का बच्चा है, अब यहाँ भाषा के विकास से क्या अभिप्राय है, भाषा जो है वो 2 तरीके से हम जो है उसको सीखते हैं। एक होता है भाषा अर्जन और एक होता है भाषा का अधिगम। जो बच्चा ऑटोमेटिक वे से अपने इन्वायरमेंट से भाषा सीखता है, जैसे वो परिवार में छोटा बच्चा है, किस प्रकार मम बोलना है या कोई वस्तु के बारे में बोल रहे हैं, परिवार में कोई बातचीत कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ बातचीत चल रही है, चाहे वो टीवी है, घर में और बात है, फॉर्मल बात है, नॉन फॉर्मल बात है, तो जिस प्रकार की घर में भाषा का प्रयोग होता है तो उसका बच्चा जो है उसको अर्जित करना प्रारंभ कर लेता है। इसके अलावा बच्चा जो है तस्वीर बनाना, उसके माइंड में जो है चीजें आ जाती हैं। बच्चे के इसमें भी दो 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 अवस्थाएं और है। एक होती है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज में होती है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज और इंट्यूटिव स्टेज। यहां पर बच्चे का भाषा का विकास थोड़ा थोड़ा होने लगता है, धारणाएं बनती हैं, परंतु वो धारणाएं कॉन्सेप्ट जो है अस्थायी होता है। बच्चे को किसी ने 2 और 2 5 बोल दिया तो वो मान लेता है कि 2 और 2 5 होगा, उसको ये नहीं होगा कि 2 और 2 4 है। यदि उसको 2 और 2 4 बताएगा तो 2 और 2 4 ही बताएगा। मतलब बच्चा जो है इमेज, यदि उसको कोई पिक्चर दिखाएगा पिक्चर में देख लेगा। कई बार बच्चे को जो है, अभी मैं एक रियल उदाहरण देता हूं, एक जो है पेरेंट्स अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को पढ़ा रहा है, उसमें पिक्चर दिखा रहा है, उसमें सामने लेटर लिखा हुआ है, तो वो बच्चे को उसका पिता बोल रहा है ये ऋषि है, तो बच्चा बोल रहा है नहीं दादा है ये, वो बोल रहा है ऋषि है, वो कह रहा है नहीं दादा। अब उसके दिमाग में क्या है कि ये उसके दादा की तरह है, इसकी पिक्चर जो है उसके ग्रैंडफादर की तरह है, तो वो उसको प्रोनाउंस कर रहा है कि ये मेरा दादा है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि बच्चा ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से सीखने लग जाता है, भाषा का थोड़ा थोड़ा विकास हो जाता है, धारणाओं का विकास जो है कम होता है। इस अवस्था में यदि बच्चे को जो है थोड़ा सा जो है वो भाषा की ओर अग्रसर होता है, कोई पिक्चर उसको दिखाई जाएगी तो उस पिक्चर के बेस पे वो वस्तुओं को समझने लग जाता है, कोई वस्तु क्या है। यदि उसको किसी वाहन का पिक्चर आप दिखाते हो, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हो, भी ये टीवी है, ये घर का अन्य सदस्य है, चीजें होती है, तो वो उन चीजों से परिचित हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा 2 से 7 वर्ष तक। और लास्ट की जो अवस्था है इसमें भी इंट्यूटिव स्टेज, यहाँ पर बच्चा जो है जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, भाषा का विकास जो है अग्रसर हो जाता है, बच्चे की धारणाएं बननी प्रारंभ हो जाती है। इस स्टेज पे उसको जो है यदि कोई वस्तुओं के बीच में वो कंपैरिजन तो नहीं कर पाता, लेकिन जो उसको वस्तु सामने दिखाई देगी उसके बारे में बता सकता है। उसके बाद 7 से 12 वर्ष की जो एज है जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं, इस अवस्था का नाम है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त अवस्था कह सकते हैं, मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष की है। अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू लॉजिक, थिंकिंग एंड कैटेगराइज। इस अवस्था में बच्चे की कुछ योग्यताएं जो है विकसित होती है। उन योग्यताओं में जैसे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना किसी चीज का, श्रृंखला बनानी, नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं, न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ये चीजें जो है बच्चे की विकसित हो जाती है। और इसमें बच्चा जो है वो आकृतियों को पहचानना, व्यवस्था करना, भाषा का सीखना, भाषा सीख जाता है, धारणाएं स्थायी हो जाती हैं। बच्चा उसकी जो थिंकिंग है वो लॉजिकल की ओर बढ़ती है, पूर्ण रूप से तो नहीं बढ़ती, लेकिन बच्चा जो है सीक्वेंस करना, किसी पिक्चर को कंप्लीट करना या एक श्रृंखला बनाना, रिवर्सिबिलिटी, ये चीजें सारी की सारी जो है बच्चा सीख जाता है। परंतु यहाँ अमूर्त चिंतन नहीं होता, केवल मूर्त चिंतन होता है। जो चीजें बच्चे के सामने प्रदर्शित की जाती हैं उन्हीं के बारे में वो आगे पीछे करके, तोड़ करके, श्रृंखला बना के, नंबर सिस्टम के बारे में, भाषा के बारे में या संकेतों के बारे में, सिंबल के बारे में, प्रतीकों के बारे में, ये चीजें जो है सारी इस अवस्था में सीख जाता है, जिसे कहते हैं मूर्त अवस्था। इस अवस्था की विशेषताएं बात करें, लॉजिकल प्रारंभ हो जाता है, पूर्ण रूप से नहीं होता। रिवर्सिबिलिटी, लॉजिक जो है लगाना, क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना, श्रृंखला बनाना, कविताएं, भाषा की बात करते हैं, भाषा का बोध प्रारंभ हो जाता है, कहानी, कविता, ये सारी चीजें। उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसे कहते हैं औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, दैट इज कॉल्ड औपचारिक क्रियात्मक
अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, ये जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं, टीनेज भी कह सकते हैं, 12 साल से आगे की जो समस्या है। अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू हाइपोथेटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक रीजनिंग, इस अवस्था में बालक का ज्ञानात्मक विकास चरम सीमा पर होता है। अधिक से अधिक बच्चा जो है लॉजिक करता है, रीजनिंग करता है, इमेजिनेशन पावर करता है, वो क्या क्यों के प्रश्न का सोल्यूशन ढूंढता है, टीचरों से हर चीज की सेटिस्फेक्शन करता है। इस लेवल पे रिवर्सिबिलिटी, अमूर्त चिंतन, सबसे बड़ी बात होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। अमूर्त चिंतन, कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये चीजें लगा सकता है। इस स्टेज को सॉल्यूशन करने के लिए प्याजे ने एक एग्जांपल लिया। प्याजे ने क्या कहा कि 2 बीकर लिए और उन बीकरों का एक्सपेरिमेंट बच्चों के सामने किया। 2 बीकर लिए और उन बीकरों का एक्सपेरिमेंट 1 और 2 बच्चों के सामने किया। एक चौड़ा बीकर था और एक जो है एक चौड़ा बीकर लिया। प्याजे ने इस अवस्था को समझाने के लिए 2 बीकर लिए। एक पहला जो बीकर था वो चौड़ा और दूसरा लंबा। इन बीकर में पानी डाला। तो यहां पर प्याजे ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि इन दोनों बीकरों में क्या पानी की मात्रा सेम है। इस अवस्था में बच्चों ने जवाब दिया, कंक्रीट ऑपरेशनल में, मूर्त अवस्था में, कि जो लंबा बीकर है उसमें पानी ज्यादा है, जो चौड़ा बीकर है उसमें पानी कम है। कहने का अभिप्राय कि बच्चों के सामने जो चीज दिखाई दी उन्होंने वो चीज बोल दी, लॉजिक उसके पीछे क्या ये नहीं लगाया। यही प्रश्न फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे पूछा गया। तो इस अवस्था में बच्चों ने कहा कि पानी की मात्रा सेम है, बीकर के साइज का आकार जो है वो बदल गया है। चौड़ा बीकर है इसलिए इसमें पानी चौड़ाई में आ रहा है, वो लंबा बीकर है इसलिए इसमें पानी जो ऊपर जा रहा है। कहने का अभिप्राय क्या है, इस अवस्था में बच्चों का लॉजिक, रीजनिंग अधिक विकसित हो जाती है, साइंटिफिक एटीट्यूड हो जाता है। वो हर बात को वेरीफाई करने के बाद उसके फैक्ट के बारे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन, किसी समस्या के सॉल्यूशन के लिए उसके पीछे क्या लॉजिक लगाया गया है, ये किशोरावस्था में जो है विकसित हो जाता है। परंतु इस अवस्था में क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण करना, तुलना करना 2 चीजों के बारे में, या सीरीज बनानी है, कोई श्रृंखला करनी है, पिक्चर कंप्लीशन करना है, ये सारे के सारे योग्यता। भाषा का विकास हो जाता है, कविता की बात करते हैं, कहानियों की बात करते हैं, तो बच्चा यहाँ पे जो है मूर्त चिंतन की ओर बढ़ता है। उसके सामने किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट का प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो एज इट इज उसको सीख लेता है। प्री ऑपरेशनल नाम से स्पष्ट है, पूर्व क्रियात्मक 2 से 7 वर्ष की अवस्था है जहां बच्चे का ज्ञानात्मक विकास का प्रारंभ हो जाता है। पूर्व बाल्यकाल की ओर बच्चा बढ़ता है। यहाँ पर बच्चे का भाषा के द्वारा, बच्चा जो है भाषा के द्वारा, तस्वीरों के द्वारा इस संसार को सीखता है। लेवल उसके सिंबल, प्रतीक, जैसे भाषा का वर्ण व्यवस्था, शब्दों की ओर बढ़ता है बच्चा। वाक्य करना, कंप्लीट सेंटेंस के माध्यम से, भाषा के माध्यम से वह संसार को जानता है, भाषा का विकास हो जाता है। यहाँ पर इमेजिनेशन के बारे में, प्रतीक, सिंबल्स के बारे में, साइंस के बारे में वो सीख लेता है। और जो पहली अवस्था है 0 से 2 वर्ष, सेंसरी मोटर स्टेज, यहाँ पर जो है बच्चा इस संसार को अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, सेंसेस के माध्यम से जो चीजें उसके सामने आती है चीजों को सीखता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज एक अच्छी चर्चा मैंने आप लोगों के साथ की, जिसमें हमने बात की कि जीन पियाजे का जो ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके मुख्य पहलू क्या है और उसने किन अवस्थाओं के बारे में बताया, उन अवस्थाओं की विशेषताएं क्या है, इस बारे में मैं जो है आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। मुझे आशा है कि आप इस विषय से अच्छी तरह से ज्ञान अर्जित करोगे। धन्यवाद। थैंक यू।